हे प्रभु आनंद दाता जान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता जान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रभु वीर व्रतधारी बने। प्रभु वीर व्रतधारी बने। प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम द्विवेदी युग की शुरुआत कर रहे हैं। रामनरेश त्रिपाठी का नाम आप सभी साथियों ने सुना है। जब हम द्विवेदी युग की बात करते हैं तो द्विवेदी युग को आमतौर पर हम दो खंडों में विभाजित करते हैं। जैसे भारतेंदु मंडल के जो कवि थे, वैसे ही एक तो अनुशासन धारा के कवि जो है द्विवेदी युग में, और दूसरे जो कवि जो थे इस कालखंड में 1900 से 1918 हम इसका समय मानते हैं। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनका नाम है रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी जी जो हैं, उन्होंने कॉमिक्स की शुरुआत की थी। वानर पत्रिका का नाम आपने सुना होगा। और स्कूलों में, विद्यालयों में ये प्रार्थना के लिए ये बहुत शानदार स्वर जो है उन्हीं का है, जो मैं कई बार आपके सम्मुख प्रकट करता हूं। हे प्रभु आनंद दाता, आनंद को देने वाले भी हैं, और जान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता जान हमको दीजिए। जान की बात कर रहे हैं, सद्गुणों की बात कर रहे हैं। हम ब्रह्मचारी बने, हम सदाचारी बने और इस जीवन को सार्थक करें। ऐसी सुंदर प्रार्थना जो आज भारत के प्रत्येक विद्यालय में यदा कदा गूंजती है, तो उसके रचयिता जो हैं वो रामनरेश जो हैं त्रिपाठी है। मित्रों, आज हम लोग बात कर रहे हैं द्विवेदी युग, और ये द्विवेदी युग का भाग 1 है। देखिए, बहुत ध्यान से इस बात को सुनना है। आज का जो ये व्याख्यान है, इसमें मैं आपको तथ्यात्मक बातें करूंगा, विश्लेषणात्मक बातें थोड़ी कम होगी। और इसका कारण यह है कि हम आगे वाला जो व्याख्यान होगा उसमें मैं आप लोगों से बात करूंगा द्विवेदी युग की विशेषताएं। उस समय हम ये बात करेंगे कि द्विवेदी युग जो है वो भारतेंदु युग से कैसे अलग था। मित्रों, ये बात सही है कि आधुनिक काव्य धारा का प्रवर्तन जो है वह कहां से होता है। आधुनिक काव्य धारा का प्रवेश द्वार, यदि मैंने आपसे कहा कि आधुनिक काव्य धारा, आधुनिक हिंदी साहित्य या काव्य धारा, आधुनिक काव्य धारा का प्रवेश द्वार क्या है? ये जो प्रवेश द्वार जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, और वो है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, लेकिन सही मायनों में यदि हम देखें, सही मायनों में देखें, या मैं कहूं कि यथार्थ की भावभूमि पर जो आधुनिकता का तत्व है, यथार्थ की भावभूमि पर यदि हम इसको अवलोकन करें, भावभूमि पर अवलोकन करें, तो ये बात निकल करके हमारे सामने आती है। अवलोकन करें तो आधुनिक युग की, आधुनिक काल की वास्तविक शुरुआत, आधुनिक काल की जो वास्तविक शुरुआत है, आधुनिक काल की वास्तविक जो शुरुआत है साथियों, वह शुरुआत आपको द्विवेदी युग से मिलती है। और हिंदी साहित्य को आधार बना करके जो छात्र तैयारी कर रहे हैं,
वह तमाम परीक्षाएं जो हिंदी साहित्य को आधार बना करके आप दे रहे हैं, उसमें द्विवेदी युग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आईएएस में हालांकि ये बिंदु सीधा सीधा नहीं है, लेकिन वहां पर भी क्योंकि ये जो कालखंड है, इस कालखंड में हम आगे इसकी बात करेंगे, केवल आपको विषय से जोड़ रहा हूं। आज मैंने आपको कहा इसकी तात्विक बात हम करेंगे, केवल विश्लेषणात्मक नहीं। अगला व्याख्यान बिल्कुल विश्लेषणात्मक तुलनात्मक होगा। इस युग की यदि हम बात करें तो यह अनुवाद की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण युग है। अनुवाद की दृष्टि से श्रीधर पाठक का नाम आपने सुना ही है। अनुवाद की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण युग है। मित्रों, गद्य का जो विकास है, गद्य विकास की दृष्टि से भी यह युग बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों है, हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मैं आईएएस की बात कर रहा था, उसमें भी गद्य का तो विकास है ही है। भारत भारती जो इस कालखंड की एक प्रतिनिधि रचना है मैथिली शरण गुप्त की, जो कि झकझोर देने वाली रचना है, वो भी इसके अंदर आप पढ़ेंगे। लेकिन साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि खड़ी बोली की दृष्टि से खड़ी बोली का परिमार्जन इसी युग में हुआ है। खड़ी बोली का परिमार्जन इस युग में हुआ। और खड़ी बोली जो है, आज जो साहित्यिक रूप जो हम देख रहे हैं, साहित्यिक रूप जो है वो इसी कालखंड में हमें देखने को मिलता है। ये भाषाई अंतर्विरोध भारतेंदु काल में तो था, लेकिन द्विवेदी युग में आकर के भाषाई अंतर्विरोध समाप्त हो गया। भारतेंदु युग में जो गद्य जो था उसकी भाषा तो खड़ी बोली थी, लेकिन पद्य की जो भाषा रही है वह ब्रज भाषा रही है। और यह सत्य है, हमें इसको स्वीकार करना चाहिए कि उस समय का जो कवि जो था वो या यूं कहूं कि हमारे साहित्य में, हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा योगदान ब्रज क्षेत्र, जिसको हम यूपी और आसपास का जो क्षेत्र कहते हैं, उसका था। और उस क्षेत्र विशेष की भाषा ब्रज थी, तो हिंदी साहित्य में उस भाषा का प्रवेश होना यह एक स्वाभाविक सीख प्रक्रिया थी, यह आपको स्वीकार करना होगा। लेकिन द्विवेदी युग के आते आते द्विवेदी जी ने यह स्पष्ट घोषणा कर दी कि चिंटी से लेकर हाथी पर्यंत और रंक से लेकर राजा पर्यंत संपूर्ण जो मनुष्य जगत है, संपूर्ण जो पशु जगत है, सिंधु से लेकर बिंदु पर्यंत, चाहे आकाश हो, चाहे पाताल हो, चाहे धरती हो, इस सृष्टि के कण कण में कविता की जा सकती है। और उसके लिए खड़ी बोली नितांत उपयोगी है। इसलिए जो भाषाई अंतर्विरोध जो हम भारतेंदु युग में देख रहे हैं ना, गद्य और पद्य में अलग अलग भाषाओं का संचार वहां पर हो रहा था, उसका कहीं ना कहीं वो जो मिथक जो था वो टूट गया। और अब खड़ी बोली जो है साहित्य में विलसने लगी, उलझने लगी, और खड़ी बोली का सही मायने में विकास हुआ। अब भारत जो है एक आर्यावर्त के रूप में साहित्य में उल्लिखित होता है। इस बात को हम आगे बात करेंगे कि जहां पर संकुचित जो राष्ट्रीयता थी, वह संकुचित राष्ट्रीयता जो थी, अब आगे उस राष्ट्रीयता का विस्तार हमें दिखाई कहीं ना कहीं इस कालखंड में देता है। मित्रों, चाहे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, जो इस युग के उन्नायक हैं, और उनके प्रिय शिष्य और परम शिष्य और योग्य शिष्य, चाहे मैथिली शरण गुप्त हो, चाहे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हो, चाहे पंडित नाथुराम शर्मा जो है वो हो, नाथुराम जो है शर्मा हो, या गया प्रसाद शुक्ल सनई हो, या बालकृष्ण जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन जिनको हम बोलते हैं, या फिर रामचरित उपाध्याय हो, ये अनुशासन धारा के कवि थे। और इनमें एक उग्र राष्ट्रवाद हमें देखने को मिलता है। यह युग कई मायनों में भारतेंदु युग से अलग था। कैसे अलग था उसके बारे में विस्तार से हम अलग बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इतना बता देता हूं कि जहां पर भाषाई अंतर्विरोध हमें भारतेंदु काल में देखने को मिलता है, वो यहां समाप्त हो जाता है। दूसरी बात, काव्यगत वैशिष्ट्य की दृष्टि से बात करें तो राष्ट्रीय जागरण जो है, राष्ट्रभक्ति भारतेंदु काल में हमें देखने को मिलती है, राष्ट्रभक्ति। लेकिन राष्ट्रभक्ति के साथ में भारतेंदु युग में क्या था, राजभक्ति भी हमें देखने को मिलती है। ये इस युग में आकर के हम एक बात पाते हैं कि यहां के हर कवि जो है वो उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन कर रहे हैं, उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन कर रहे हैं, उग्र राष्ट्रीयता। और इसीलिए इसी कारण जो है इसको नव जागरण काल कह रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र। ये वास्तव में हिंदी का जो जागरण हुआ था, हिंदी का जो आधुनिक काल जिसमें हम भारतेंदु युग को हम प्रवेश द्वार कह रहे हैं, या यूं कहूं कि एक पगडंडी सीख जो बनाई थी भारतेंदु युग के कवियों ने, उसको राजमार्ग बनाने का जो कार्य है वो द्विवेदी युग के इन महान, चाहे वो अनुशासन धारा के कवि हो, चाहे स्वच्छंद धारा के कवि हो, स्वच्छंदतावादी कवि हो, उन्होंने ये कार्य किया है।
तो वहां पर जो राजभक्ति देखने को मिल रही थी वह अब यहां पर उग्र राष्ट्रवाद में जो है परिवर्तित हो गई। भारतेंदु युग में कहीं ना कहीं हमें राष्ट्रीय रोदन की भावना सुनाई दे रही है। यहां पर राष्ट्रीय रोदन जो है वो हमें कहीं ना कहीं सुनाई दे रहा है। मैंने आपको पंक्तियां बताई थी कि भारतेंदु खुद कहते हैं कि रोवे हूं सब मिल आवे हूं भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। एक राष्ट्रीय रोदन है जो हमारा अतीत है। ये बात ठीक वैसे ही है जैसे भारतेंदु युग का कवि क्या कर रहा था कि हमारे घर में जैसे चोरी हो जाती है और जो चोर माल लेकर के चला जाता है तो उसके बाद में हम बैठ करके रोते हैं, ठीक वैसे ही भारतेंदु युग का कवि कर रहा था। राष्ट्रीयता का स्वर वहां पर था, इस बात से हम मना नहीं कर सकते, लेकिन एक दीनता का स्वर था। अतीत को आलिंगन करके भविष्य की या वर्तमान की कोई योजना, बहुत कठोर योजना हमें भारतेंदु युग के कवि में देखने को नहीं मिलती। लेकिन यहां पर द्विवेदी युग में हम बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि द्विवेदी युग का कवि क्या कह रहा है। हम क्या थे, अतीत की बात हो रही है, क्या हो गए, वर्तमान की बात हो रही है, और क्या होंगे अभी और, आओ मिलकर विचार करें सभी। ये समस्या जो है अर्थात अतीत, वर्तमान और भविष्य विचार करने की बात हो रही है। तो भारतेंदु युग जो है उससे द्विवेदी युग कई मायनों में अलग था। मित्रों, इस युग में मैंने आपको बात करी ये अनुवाद की दृष्टि से, गद्य विकास की दृष्टि से, खड़ी बोली के परिमार्जन की दृष्टि से, नवजागरण जिसे हम बोलते हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण हम बोलते हैं, जिसे उग्र राष्ट्रवाद कह रहा हूं या नवजागरण हम कह रहे हैं। आगे हम इसके बारे में विशेषते बात करेंगे। नवजागरण, राष्ट्रीय सामाजिक जागरण, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक जागरण, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक जागरण, जनता को झकझोर देने वाले कवि इस कालखंड में हुए हैं। तो यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक जागरण इस कालखंड की विशेषता थी। मित्रों, यह युग जो है वो मनोरंजन के साथ बौद्धिकता के प्रसार का युग है। मनोरंजन के साथ बौद्धिकता का प्रसार इस युग में होता है, के साथ बौद्धिकता का प्रसार इस युग में होता है। कैसे होता है आगे हम बात करेंगे। बौद्धिकता का प्रसार हिंदी साहित्य के इस युग में होता है। ये एक नव मानवतावाद की स्थापना करते हैं, नव मानवतावाद की स्थापना करते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। ये नारी उत्थान की बात करते हैं, नारी उत्थान की बात करते हैं। नारी को, समाज की जो उपेक्षिताएं नारी जो थी, उर्मिला विषयक औदासीन्य जो था, उसको लेकर के ये आदर्श था, ये मूल मंत्र था उस कालखंड के कवियों का। हम आज लक्ष्मण की त्याग, तपस्या, भ्रातृ स्नेह हम सभी को याद है, लेकिन क्या उर्मिला का वो जो त्याग जो था वो हमें स्मरण है क्या? तो इसको लेकर के रचना हुई। हमें जो है राम का वो जो त्याग जो था, राम का जो धीरोदात्त तत्व जो है वो हमारे सबके सामने है, लेकिन सीता माता का जो त्याग और उसकी उपेक्षितताएं जो थी वो क्या हमें स्मरण है क्या? ये कालखंड का कवि यही कर रहा था। मित्रों, इस कालखंड के कवि, हम जानते हैं कि कृष्ण के अलौकिकत्व पक्ष से हम सब परिचित हैं, उसका हम स्मरण करते हैं। लेकिन राधा की क्या गलती थी कि वो आकर के मथुरा के अधीश बन जाते हैं, लोक रंजक बन जाते हैं, वो जन जन का उद्धार करते हैं। लेकिन राधा की आखिर क्या गलती थी? प्रिय प्रवास को याद करो, यशोधरा को याद करो। गौतम बुद्ध को बोधिसत्व की प्राप्ति हुई, ये सबको याद है, लेकिन उसने जो एक तरह से वैधव्य भोगा यशोधरा ने, उसका क्या, वो कैसे जो है हम भूल गए। तो एक तरह से पूरा का पूरा नारी की दशा को लेकर के यहां पर चिंतन हुआ है। चैतन्य महाप्रभु हम सबको याद है, लेकिन विष्णु प्रिया हम क्यों भूल गए? इस कालखंड का कवि ये सब बातें कर रहा था। तो नारी उत्थान की दृष्टि से, ये मैं ही कह रहा हूं, यदि इसको हम स्वर्ण युग कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नारी उत्थान की दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण काल था। मित्रों, इस युग में इसकी यदि शैली की बात करें तो इतिवृत्तात्मक शैली थी। यदि शैली की बात करें तो इतिवृत्तात्मक शैली थी। कैसी शैली थी? इतिवृत्तात्मक शैली। ये इतिवृत्तात्मक क्या है? प्रबंध काव्य लिखे गए, क्यों लिखे गए, इसके पीछे की एक कहानी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साहित्य जो है इस काल में अभिधात्मक शैली में लिखा गया। साहित्य जो है कौन सी शैली में लिखा गया? अभिधात्मक। लाक्षणिकता नहीं थी, यहां पर सीधी सीधी बात थी, अभिधात्मक शैली में ये साहित्य यहां पर लिखा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और खड़ी बोली एकमात्र भाषा इस युग की हो गई। तो ये कुछ विशेषताएं थी जिसके आलोक में हमें देखना चाहिए। इसके बारे में हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे अगले व्याख्यान में।
आप द्विवेदी युग से जुड़ जाओ, इसलिए ये छोटे सी आपको मैंने आपके सामने एक भूमिका रखी है। मित्रों, ये जो कालखंड है द्विवेदी युग, हम जानते हैं कि हमारे यहां पर दो द्विवेदी जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हुए हैं। एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि वस्तुतः इतिहासकार हैं, वो आलोचक हैं, और एक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। हालांकि बहुत साधारण सी अवधारणात्मक बात है ये जो कालखंड है, लेकिन चूंकि मैं सभी साथियों को यहां सेकंड ग्रेड से लेकर के कॉलेज लेक्चरर तक के साथियों के लिए उपयोगी हो, और इसलिए मैं बात कर रहा हूं। इस कालखंड का जो नामकरण है वो युग नायक, वह ऐसा एक जिसको हम कहेंगे नेतृत्व शक्ति जिन्होंने प्रदान की, अनुशासन धारा के कवि जो उनके नेतृत्व में चले, और ऐसा व्यक्ति है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैं आपको एक बात बताऊंगा, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द्विवेदी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, वह कवित्व की दृष्टि से, लेखक की दृष्टि से, निबंधकार की दृष्टि से, या हम उनकी कोई और दृष्टि जो काव्यात्मक दृष्टि से, संपादक की दृष्टि से वो सबसे सशक्त उनका व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। यदि हम साहित्यिक व्यक्तित्व की उनकी बात करें तो संपादकत्व जो उन्होंने जो किया वो बड़ा ऐतिहासिक था, जिसको आज भी जो है लोग याद करते हैं। 1903 से 1920 तक सरस्वती जैसी महान पत्रिका जो इस कालखंड की एक धारा को बदलने वाली जो पत्रिका सिद्ध हुई, उसका संपादन उन्होंने किया। तो वो कवि, लेखक, आलोचक, निबंधकार की दृष्टि से इतने सफल हम नहीं कह सकते, लेकिन उनका नेतृत्व इतना शक्तिशाली था, इतना समर्थापूर्ण था और इतना अनुशासन में था कि बाकी पूरे के पूरे जो कालखंड के, इस कालखंड के जो 20 वर्ष 18 वर्ष का जो इस समय है, इसमें जो कवि जो आए उन्होंने एक स्वर में उनका नेतृत्व स्वीकार किया। यह सबसे बड़ी बात उनके व्यक्तित्व की, द्विवेदी जी के व्यक्तित्व की हमें देखने को मिलती है। द्विवेदी जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने, मैंने आपको कहा कि सबसे पहले भाषा का चिंतन जो है, निज भाषा उन्नति अहि, यह भारतेंदु युग से शुरुआत हुई, लेकिन द्विवेदी जी ने उस युग की जो शुरुआत थी उसको पूर्ति की, यूं कहूंगा कि एक तरह से पोषण किया। जो पौधा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगाया था, उस पौधे को फलदार बना करके और उसको तरवर की संज्ञा दिलाने वाला कोई व्यक्ति, इतिहासकार या साहित्य में कोई आता है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है। व्याकरण का एक मानक रूप स्तरीकरण के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो काम है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इन तमाम पक्षों पर हम बात करेंगे, लेकिन आइएगा मैं आपको लिए चलूंगा। मित्रों, इस कालखंड की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। वो महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी थी ये आपको ध्यान होना चाहिए। इस कालखंड में दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, और जब तक हम इन दोनों महत्वपूर्ण घटनाओं को नहीं पढ़ेंगे, जब तक इसकी विशेषताओं को जानना बेमानी होगी। इस कालखंड की तमाम जो परिस्थितियां, जो प्रवृत्तियां जो थी, उनको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि इस युग की दो महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी थी, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और वो दो घटनाएं थी, पहली घटना नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना हुई। क्यों हुई, कैसे हुई, हम विस्तार से बात करेंगे। और दूसरी घटना यदि हम देखते हैं तो सरस्वती पत्रिका, जैसे कवि वचन सुधा पत्रिका भारतेंदु युग की एक प्रतिनिधि पत्रिका कही जा सकती है, वैसे ही इस युग में सरस्वती पत्रिका का योगदान किसी से छिपा हुआ नहीं है। इन दो चीजों के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइएगा संक्षेप में भूमिका आप जो हैं इनको प्रणाम करते हुए हम शुरू करते हैं। द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है, यह संदेह आपको नहीं है। भारतेंदु युग में हिंदी काव्य को पुनः जागृत होने का अवसर मिला था। मित्रों, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी और भारतेंदु हरिश्चंद्र दोनों को ही मैं कहूंगा, हमारा काव्य जो श्रृंगारिकता में आकंठ निमग्न था, जो दरबारी संस्कृति थी, जो पांडित्य प्रदर्शन था, उससे कहीं ना कहीं हट करके और जो राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक धारा और नवजागरण से जुड़ा जो साहित्य का वास्तव में अभिप्रेत है, उसको जोड़ने का काम भारतेंदु से शुरू हुआ था। लेकिन यथार्थ रूप में हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के कालखंड में इसको देखते हैं। भारतेंदु युग में हिंदी काव्य को पुनः जागृत होने का अवसर मिला और द्विवेदी युग में इससे और भी कई सुधार होने लगे। अतः डॉक्टर नागेंद्र ने इसे क्या नाम दिया, जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल किसने नाम दिया, नागेंद्र ने। देखिए, इनका समय सीमा जो है 1900 से 1918 है, यह सर्वमान्य है। वैसे कुछ लोग जो है 1900 से 1920 भी मानते हैं, यह आपको ध्यान देना है। 18 में झरना का प्रकाशन होता है, जो घोषणा जो है उसकी एक तरह से छायावाद का घोषणा मुख पत्र उसको कहा जा सकता है। तो यहीं तक हम मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नव जागरण काल कौन कह रहे हैं, डॉक्टर नगेंद्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इसको नई काव्य धारा द्वितीय उत्थान कह रहे हैं।
डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जो है वो आदर्शवादी प्रबंध काव्य धारा कह रहे हैं। आदर्शवादी प्रबंध काव्य धारा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें प्रबंध काव्य लिखे गए। मैंने आपको इस युग की एक बड़ी विशेषता जिसके बारे में हम बात करेंगे, इतिवृत्तात्मकता क्या होती है, तो प्रबंध काव्य धारा का इसमें विकास हुआ। यह इसलिए गणपति चंद्र गुप्त जो है वो आदर्श प्रबंध काव्य धारा के नाम से इसका विश्लेषण करते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी ने भारतेंदु युगीन चेतना का विकास नाम से इस कालखंड को कहा है। भारतेंदु युग में जो सुषुप्त अवस्था में सोई हुई जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जो थी, चाहे वो काव्यात्मक चेतना, साहित्यात्मक चेतना, चाहे वो शैली की दृष्टि से हो, चाहे वो भाषा की दृष्टि से हो, चाहे वो देशभक्ति की दृष्टि से हो, चाहे वो राष्ट्रीय प्रसार की दृष्टि से हो, उसका एक तरह से विकास जो है भारतेंदु युगीन चेतना का जो स्पूर्ण हुआ था, उसका विकास हमें कहां पर देखने को मिलता है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि वो द्विवेदी युग में देखने को मिलता है। तो ये 4-5 नाम आपको याद रखना है। हिंदी साहित्य आलोचकों की दृष्टि में प्रिय मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कई आलोचक हिंदी साहित्य के ज्ञान कांड से इस द्विवेदी युग को संबोधित करते हैं। यह हिंदी साहित्य का ज्ञान कांड है, यह आपको ध्यान रखना है। जैसे वेदों का ज्ञान कांड कौन है? उपनिषद है। वैसे हिंदी साहित्य का जो ज्ञान कांड है वो इसके रूप में प्रसिद्ध है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक निस्संदेह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है, जो कि कवि और लेखक, आलोचक, निबंधकार और संपादक होने से पहले मूलतः व्यवस्थापक है। यह बात आपको समझनी होगी। और वो धन्य है ऐसा गुरु जिसके शिष्य उस गुरु से कहीं ना कहीं एक लंबी रेखा पर एक आगे बढ़ जाते हैं, रचनात्मकता में, क्रियात्मकता में, लेखन की दृष्टि से, व्यक्तित्व की दृष्टि से वह गुरु जो है वो धन्य होता है, जो कि उस युग के काव्य को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। उस समय खड़ी बोली हिंदी का विकास एवं साहित्य का युगानुकूल परिवर्तन होना उस कालखंड की ऐतिहासिक आवश्यकता थी। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो वृक्ष, युवृक्ष क्या, जो बीज, जिस बीज का रोपण भारतेंदु जी ने किया था, उसको आगे उचित हवा मिले, पानी मिले, खाद मिले, और वो वृक्ष पथिकों को छाया दे, और जो है शांत क्लांत को रुकने का स्थान दे, और शुद्धार्थ को फल दे। ऐसा फलदार उस हिंदी साहित्य के तरुवर को, जिसको हम तरुवर कहते हैं, उस रूप में विकास करने का अवसर जो है वो इस युग में हुआ था भारतेंदु जी, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के माध्यम से, जिसके संवर्धन परिवर्धन में द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। द्विवेदी जी की तुलना 18वीं शताब्दी के अंग्रेजी लेखक हैं डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन जो है और द्विवेदी जी के युग में कुछ जो है सामान्य विशेषताएं हैं। कैसे? ये निबंधकार भी थे, लेखक भी थे, आलोचक भी थे। लेकिन इससे पहले जॉनसन जो है, उनके आगमन ने इंग्लैंड का जो साहित्य था उसको विशेष रूप से प्रभावित किया था। उसी प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो आगमन जो था, यानी जॉनसन भी एक तरह से इंग्लैंड में एक नई काव्य धारा, एक साहित्यिक धारा का नेतृत्व वो कर रहे थे अंग्रेजी साहित्य में, ठीक वैसे हिंदी साहित्य में महावीर प्रसाद जी द्विवेदी जी ने किया। इसलिए द्विवेदी जी की तुलना 18वीं शताब्दी के अंग्रेजी लेखक डॉक्टर जॉनसन, इंग्लैंड के साहित्यकार से किसी रूप में हो सकती है जिसकी अपनी रचनात्मक क्षमता बहुत बड़ी नहीं थी। द्विवेदी जी में भी यही बात थी, पर जिनके बहुआयामी व्यक्तित्व में अनेक प्रकार की प्रतिभाएं थी। दोनों कवि हैं, जॉनसन की बात करें चाहे इनकी द्विवेदी जी की बात करें। अधिकतर इतिवृत्त परक क्या होता है? इतिवृत्त माने जीवन चरित्र, और वो भी प्रबंधात्मक रचनाओं को लेकर के। इसका सबसे बड़ा कारण था कोई, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि ये इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग में क्यों समाविष्ट हो गई। क्योंकि खड़ी बोली में बात कहनी थी, खड़ी बोली में कलात्मक बात करना, अलंकारिक रसात्मक बात कहना उस समय संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने पौराणिक आख्यानों को लिया, ऐतिहासिक आख्यानों को लिया, और इतिवृत्तात्मक शैली के रूप में वो अपनी काव्य रचना करते रहे। अभिधात्मक रूप से जनता को सीधी सीधी समझ में आए ऐसी बात। वो गहरे भाषाविद हैं और संपादक है। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान यह है, अनेक कवियों और लेखकों के गुरु हैं, मित्र हैं और प्रेरक हैं। और सबसे बड़ी बात कि आदि से अंत तक वो निर्भीक हैं, पर पूरी शिष्टता के साथ। यह आपको ध्यान रखना है। तो आइएगा, मैं आपको आगे लिए चलूंगा। चलिए मित्रों, इसी बात को रेखांकित करते हुए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, आप जानते हैं, ने अपनी पुस्तक आधुनिक साहित्य के आरंभ में, आधुनिक साहित्य इनकी पुस्तक है नंद दुलारे वाजपेयी की, उसके आरंभ में आचार्य द्विवेदी के योगदान का सही मूल्यांकन उन्होंने किया है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि
साहित्य के क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति पर इतना बड़ा उत्तरदायित्व इतिहास की शक्तियों में कदाचित पहली बार देखा गया। बढ़ा दीजिए इसको, पहली बार रखा था और पहली ही बार द्विवेदी जी ने इस उत्तरदायित्व के सफल निर्वाह का अनुपम निदर्शन प्रस्तुत किया। इस संसार में संयोग से बहुत सारे लोगों के जीवन में नेतृत्व का अवसर आता है, लेकिन उस नेतृत्व के अवसर का ईमानदारी से निर्वहन करना बड़ा मुश्किल काम है। द्विवेदी जी ने इसको भली भांति जो है उसका निर्वहन किया। यह बात नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं। खेती किसानी से जुड़कर चलने वाले, गांव में पैदा हुए, आप सब जानते हैं, चलने वाले, लिखने पढ़ने में एक सहज आत्मविश्वास और निष्ठा उनकी द्रष्टव्य, उनकी कविताओं में, उनके निबंधों में, उनके व्यक्तित्व में हमें दिखने को मिलती है। सरस्वती के संपादक और लेखक मंडल की व्यक्तित्व रचना का आधारभूत तत्व कौन है? पूरी जो सरस्वती पत्रिका है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के इर्द गिर्द घूमती है। 1903 में इनका संपादन, 1900 में आई थी, 1903, उससे पहले जो है एक संपादक मंडल जो है इस पत्रिका का जो है पूरा कार्यभार देखते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो 1903 में आते हैं, इस पत्रिका को लेते हैं और संपादक करते हैं। संपादन 1920 तक चलता है। यकीन मानिए उस काल की सबसे सशक्त पत्रिका थी और उस काल के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके विचार हम देखेंगे। उन्होंने ये मुक्त कंठ से स्वीकार किया है कि हिंदी के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा योगदान देने वाली कोई पत्रिका रही है तो वो सरस्वती रही है। इसको दुर्भाग्य कहिएगा कि 1920 के बाद में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उसके संपादकत्व से जब विच्छिन्न होते हैं तो उसके बाद में उसकी जो धार जो थी, जो पैनी जो धार थी, जो पूरे हिंदुस्तान में एक शिक्षक का कार्य कर रही थी, पूरे हिंदुस्तान में एक नवजागरण का संदेश दे रही थी, चाहे भाषा हो, चाहे वो जितनी भी विशेषताओं की हमने बात करी, लेकिन उसके बाद में वो उसकी धार जो थी वो पैनी नहीं रह पाई और वो क्रमशः क्षीण होती गई। देखो ये बात यहां पर ये हो रही है कि खेती किसानी से जुड़कर, तो द्विवेदी जी लिखते हैं, एक लेखक ये लिख रहे हैं कि कहीं लोकियां लटक रही हैं, ऐसी कविता, ये साहस, कहीं लोकियों की बात कर रही हैं, कहीं तरबूजों की बात कर रहे हैं, कहीं गांव की बात कर रहे हैं, गली की बात कर रहे हैं, सड़क की बात कर रहे हैं। लिखने वाला कवि मानकर चलता है कि ग्रामीण जीवन का ये चित्र बिना किसी कुंठा या हीन भावना के प्रस्तुत करने की योग्य है। एक सहजता देखने को मिलती है कविता में। यहां से लेकर निराला की शक्ति पूजा की निष्पत्ति, अर्थात उसकी ललकार जो थी वो क्या थी, आगे हम लोग बात करेंगे। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, तक कहीं भी निराला या निराशा या दैन्य का स्वर नहीं है। मैंने आपको कहा कि भारतेंदु युग में जहां पर राष्ट्रीय रुदन का भाव था, वहां पर इनकी जो राष्ट्रीयता जो थी वो चेतनाशील राष्ट्रीयता थी। कैसी थी? चेतनाशील राष्ट्रीयता थी। इसमें रोने का, रुदन का भाव बिल्कुल आपको यहां पर देखने को जो है वो नहीं मिलेगा। ये चिंतनशील नवजागरण था जो कि हमें उठा रहे थे कि हम कौन थे, स्मरण करो, क्या हो गए हैं, क्या होंगे, आओ सब मिलकर के हम विचार करें, उस समस्या से निजात पाएं। तो ये जो है इस प्रकार का कहीं भी इस युग में निराशा या दैन्य का स्वर हमें देखने को नहीं मिलता, जो भारतेंदु युग में कहीं कहीं देखने को मिलता है। द्विवेदी जी के अथक प्रयासों से ही हिंदी कविता श्रृंगारिकता एवं दरबारी संस्कृति से बाहर झांक करके लोक जागरण से जुड़ी, राष्ट्रीय जागरण से जुड़ी, सांस्कृतिक जागरण से जुड़ी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक नवजागरण और सामाजिकता से वो जुड़ती है। इस कालखंड की दो अति महत्वपूर्ण और विशेष घटनाओं ने संपूर्ण द्विवेदी युग को न केवल प्रभावित किया अपितु नई दिशा दी। पहली घटना आपके सामने है नागरी प्रसारणी सभा काशी। मित्रों, चाहे टीजीटी से लेकर कॉलेज लेक्चर, सेकंड ग्रेड से लेकर कॉलेज लेक्चरर की मैं बात करूं, नागरी प्रसारणी सभा को लेकर के प्रश्न आप लोग देखते होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये प्रश्न जो है वो देखिएगा, यहां से जो मैं पढ़ाऊंगा इसके बाहर भी नहीं आएगा, ये भी मैं आपको आश्वस्ति दे रहा हूं। बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप पढ़िएगा। हम बहुत विस्तार से इसकी बात करेंगे। नागरी प्रसारणी सभा काशी को जाने बिना इस कालखंड को जानना शायद जो है इसके साथ न्याय करना नहीं होगा, और इसलिए मैंने निश्चय किया था कि इसको मैं बहुत विस्तार से, ताकि आपके जीवन में फिर से नागरी प्रसारणी सभा को लेकर के कुछ जिज्ञासा, कुछ जानने का कुतूहल जो है वो शेष नहीं रहे। देश में हिंदी की साहित्यिक संस्थाओं में पहला नाम जो है वो नागरी प्रसारणी सभा काशी का आता है। हिंदी भाषा और साहित्य के प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण में इस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
चाहे नागरी लिपि हो, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे साहित्य का विकास हो, इस संस्था ने संकल्प भावना के साथ कार्य किया। इस संस्था का उद्भव उस समय हुआ जब देश में सरकारी कार्यालयों, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पे, इस संस्था का उद्भव उस समय हुआ जब देश में सरकारी कार्यालयों, कचहरियों, अदालतों सहित अन्य जगहों पर भी देश हमारा था, राष्ट्र हमारा था, लेकिन भाषा अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं का बोलबाला था। सच कहूं तो आज भी हम इनसे मुक्त नहीं हैं, हम आकंठ निमज्जित हैं। जब आप जो हैं किसी भी कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी हुई कोई भी लीगल चीज है, उसकी जब भाषा का अवलोकन करते हैं तो हिंदी कहीं ना कहीं आज भी छिटकी हुई है। लेकिन सौभाग्य मानिए इस युग का कि आज जो कुछ भी हमें हिंदी के कुछ देखने को मिल रहा है, जो ड्राफ्टिंग, हालांकि वो प्रारूप जो पहले तैयार हुआ था उस कालखंड में, जिसको मैं कहूंगा कि मुगलों से लेकर के फिर उसका परिवर्तन अंग्रेजों में हुआ, अंग्रेजी तक हुआ, उस प्रारूप को हम लोग परिवर्तित नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे सबसे बड़ी समस्या है कि नई जो चीज है उसको हम स्वीकार नहीं करते। मस्तिष्क जो है वो जब तक जो है नव विचारों को ग्रहण नहीं करेगा, वह उद्घाटित नहीं होगा, वह खुला नहीं रहेगा, हम नए विचार को स्वीकार नहीं करते। और यही कारण है कि वही ड्राफ्टिंग जो है, वही भाषा, वही भाव, हमारे पास क्या शब्दों की कमी है, लेकिन हम नहीं कर पाए। लेकिन चलिएगा, एक तथ्य है कि उस समय का बिल्कुल अलग एक तरह से हमें स्वरूप देखने को मिलता है कि जो है सरकारी कार्यालयों में, कचहरियों में, अदालतों सहित अन्य जगहों पर भी अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा का बोलबाला था, इन भाषाओं का बोलबाला था। अब ऐसे में हिंदी को उचित स्थान दिलाना था, हिंदी की रक्षा करनी थी, उसका विकास करना था, और यही इसी लक्ष्य को लेकर के नागरी प्रचारणी सभा का जन्म हुआ। लेकिन इसकी जन्म की जो कथा है, वह कहानी जो है वो बड़ी रोचक है। प्रिय मित्रों, आपने हिटलर के बारे में सुना होगा। मैं इतिहास का व्यक्ति तो नहीं हूं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हिटलर की जो नाजी पार्टी जो थी, उसकी स्थापना एक चाय के ढाबे पर 3 लोगों ने बैठ करके की थी, जिसने पूरे विश्व में एक नए तरीके से परिवर्तन किया। ये एक तरह से उसी तरह की संस्था थी, वो 3 ही लोग यहां पर थे। तो इस संस्था की रूपरेखा क्वींस कॉलेज बनारस के 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 3 छात्र थे। आप नाम याद करने के लिए ऐसे कर सकते हो, राम, श्याम, शिव। देखो तीनों ही आ गए, राम भी है, श्याम कृष्ण भी है और शिव भी है। ये जिस प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति के उद्धारक महापुरुष कह सकते हैं, अवतारी पुरुष कह सकते हैं, ठीक वैसे ही ये 3 लोग जो थे, ये सामान्य दिखने वाले थे, लेकिन उन्होंने बड़ा काम किया हिंदी भाषा के लिए। आज और हम मिलकर के जो साहित्य मंथन कर रहे हैं, उसका बीज वपन कहीं ना कहीं इस कालखंड में और नागरी प्रचारणी सभा काशी में हमें देखने को मिलता है। वो 3 लोग थे और कौन सी स्कूल में पढ़ रहे थे? क्वींस कॉलेज में। कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे? 9वीं कक्षा में। कौन कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। राम, श्याम, शिव। 3 मार्च 1893, यह स्थापना नहीं है, उस समय विचार आया है। 3 मई 1893 ईस्वी को कॉलेज के छात्रावास के बरामदे में बैठकर इसकी योजना बनाई थी। बाद में इन तीनों ने कुछ और लोगों को, जो अपनी प्लानिंग जो थी, अपने सहपाठियों को बताई जाती है, कुल 12 लोग हो गए थे। वो कौन कौन से थे? इस प्रकार की संस्था बनाई जाने की चर्चा की। उनमें गोपाल प्रसाद, कन्हैया सहाय, राय कृष्णदास, जय कृष्णदास, रघुनाथ प्रसाद, उमराव सिंह, बाबा गंडा सिंह, भगत राम और शंकरनाथ थे। इन सभी 12 लोगों ने मिलकर 16 जुलाई 1893 ये स्थापना है, और इसी दिन को हम जो है इसका दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 16 जुलाई 1893 ईस्वी को विधिवत रूप से संस्था का नाम, स्वरूप और उद्देश्य को तय किया गया। 3 लोग मुख्य थे, बाकी 12 लोगों का सहयोग इसमें था। इसी दिन नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण हो जाती है चीज, यह महत्वपूर्ण हो जाती है। संपादक, आरंभिक संपादक मंडल में ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के फूफेरे भाई बाबू राधाकृष्ण दास। ये कई बार पूछा गया है, इसके पहले अध्यक्ष हुए, और बाबू श्याम सुंदर दास जो है इसके पहले मंत्री चुने गए। नागरी प्रचारणी सभा के उद्योग और प्रयास से 1893 ईस्वी में सरकारी कचहरियों में नागरिक का प्रवेश हुआ और अदालती आवेदन और समन जो है वो हिंदी में लिखे जाने लगे। इस दौरान बड़े कार्यक्रम भी हाथ में लिए गए। नागरी प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ ही से इस बात की ओर गया कि हिंदी साहित्य की हस्तलिखित पुस्तकें, जो पांडुलिपियां हैं, जो आज कहीं किसी कोने में
किसी साधना के द्वारा किसी साधक ने लिखी थी, लेकिन वो आज प्रकाश में नहीं है, दुनिया के सामने नहीं है। हिंदी साहित्य के हस्तलिखित पुस्तकों तथा देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों और लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी पुस्तकों को एकत्र करना और एकत्र करके उन्हें सुरक्षित करना भी इस संस्था का एक काम था। यह भी आपको ध्यान रखना है। इस संस्था का एक काम जो है वो ये भी रहा है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा, अतः सरकार की आर्थिक मदद से यह काम करना था। कौन सा काम करना था इनको? जो हस्तलिखित प्रतियां हैं, पुस्तकें हैं जो अंधकार में समाहित है, उनको दुनिया के सामने प्रकाशित करवाना था, लाना था। और इसके लिए इनको सरकार की आर्थिक मदद लेनी पड़ी और इस सभा ने 1900 ईस्वी से पुस्तकों की खोज का काम शुरू किया। देखिए, स्थापना कब हुई? 1893 में, 16 जुलाई 1893 में। और 7 साल बाद में इन्होंने ये काम शुरू किया और 1898 ईस्वी में सरकारी कचहरियों में नागरिक का प्रवेश हुआ। अदालती आवेदन और समन जो है हिंदी में लिखे जाने लगे, ये आपको ध्यान रखना है। राज पुस्तकालयों के लोगों में घरों में अज्ञात पड़ी पुस्तकों को एकत्र कर उन्हें सुरक्षित किया गया और 1900 ईस्वी में पुस्तकों की खोज का काम शुरू किया। 1911 ईस्वी तक खोज की 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों और जात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हिंदी साहित्य में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। उसकी आधारशिला यहीं से तैयार होती है। 1913 ईस्वी में जो इसका प्रथम खंड हुआ था प्रकाशित, इन सारी सामग्रियों का उपयोग कर मिश्र बंधु ने अपना भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद 3 भागों में प्रकाशित किया। सभा की शोध योजना आगे जारी रही। परिणाम स्वरूप हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में तैयार हो सका। और ये किसने लिखा था? ये प्रश्न कई बार आता है, जो है किसने लिखा था? बोलिएगा, याद कीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी शब्द सागर की भूमिका जो है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में यह तैयार हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। 10 खंडों में प्रकाशित हुआ हिंदी शब्द सागर। ये जो संस्था थी नागरिक प्रसारणी सभा, इसका पहला बड़ा काम यह था। कौन सा? 3 काम इन्होंने किए हैं। पहला काम था हिंदी, एक जो है हिंदी शब्द सागर नाम से, ये देखिएगा, हिंदी शब्द सागर जो है एक बड़ा, इसके 10 भाग हैं। कितने भाग हैं? 10 भाग हैं। ऐसे देखिएगा, जैसे मेरे पास ऐसे पूरे के पूरे खंड है, ये आप देख रहे हो। ये इतना विशाल काम जो है इन्होंने किया है और इसका संपादक जो है रामचंद्र वर्मा ने किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे जो है 10 खंडों में ये इस नागरिक प्रसारणी सभा का एक महत्वपूर्ण काम कार्य था, जो पहला काम था। क्योंकि जब तक शब्द जो है उसमें शोधन नहीं होगा, परिमार्जन नहीं होगा, शब्दों की तह तक हम नहीं जाएंगे, उस भाषा के साहित्य का संवर्धन, परिवर्धन, विकास संभव ही नहीं है। और इसलिए हिंदी शब्द सागर हिंदी का सर्वाधिक प्रामाणिक और विस्तृत कोश है, आज भी है। इसी प्रकार हिंदी विश्व कोश का प्रणयन सभा ने केंद्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से किया, जिसके 12 भाग हिंदी विश्व कोश के 1960 ईस्वी में 1960 से 1970 ईस्वी के बीच प्रकाशित हुए हैं। इनके अतिरिक्त हिंदी साहित्य और भाषा के पोषण में लगी ये नागरिक प्रसारणी सभा, जो हिंदी का हुलिया बदल रही थी, 18 खंडों में हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। मित्रों, 18 खंडों में। इस बीच की घटना आप सभी जानते हैं कि हिंदी राजभाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी थी और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु विनोद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु जो सुखदेव श्याम, गणेश बिहारी, रामचंद्र शुक्ल इत्यादि के इतिहास आ चुके थे। लेकिन जब राजभाषा का दर्जा हिंदी को मिलता है, तब यह नागरिक प्रसारणी सभा इस बात को महसूस करती है कि हिंदी का उन्नयन और हिंदी के पूरे संपूर्ण साहित्य वृतांत को एक बिल्कुल प्रामाणिक रूप से, एक यथार्थ रूप में पुनः लिखने की आवश्यकता है। और इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई। वो योजना क्या बनी कि 18 खंडों में प्रकाशित होना चाहिए। देखिए, आरंभिक योजना थी 18 खंडों में प्रकाशित होने का। यहां पर अलग अलग पुस्तकों में कुछ विचार है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरंभिक जो नागरिक प्रसारणी सभा की जो योजना थी, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 18 खंडों में लिखने की थी। अब यहां पर 16 खंड जो है वो कहते हैं प्रकाशित हो गया। 17वां और 17वां जो खंड है वो अभी जो है कुछ पुस्तकें इसमें मौन है और वो कहती है कि भाई 17वां जो हिंदी का उन्नयन रूप से था, हिंदी का उन्नयन, डॉक्टर संपूर्णानंद उसके संपादक थे।
तो वो भाग जो है प्रकाशित हुआ नहीं हुआ, ये थोड़ा सा संदेह जरूर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहां से प्रश्न आते हैं, आप लोगों ने यदि 2021 का कॉलेज लेक्चरर का या जो है सेकंड ग्रेड में भी ये प्रश्न आया था, तो जो है यहां आपको ये मैं बात बताना चाह रहा था कि इसका जो है ये पूछा गया था कि हिंदी की पूर्व पीठिका, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास जो है ये 17 खंडों में है। माफ करेंगे मुझे, आप लोग माफ करेंगे, 17 खंडों में है, ये 17 खंडों में है, 18 खंडों में नहीं है। 17 खंडों में हिंदी और 16 आगे हैं। 17वां जो खंड है ना वो हिंदी का उन्नयन है, मैं गलत बोल गया हूं। 17 खंडों में हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, इसको प्रकाशित कराने की योजना थी। राजकीय कोश, कचहरी हिंदी कोश, देखो राजकीय कोश जो पारिभाषिक शब्दावली आज हम कह रहे हैं, कचहरी हिंदी कोश सहित न जाने कितने ग्रंथों और कोशों का संपादन प्रकाशन इसके द्वारा किया गया। मित्रों, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, इसके 17 खंड, और ये खंड इनके नाम जानना आपको बहुत जरूरी है। ये कोई बहुत बड़ा कष्टकर काम नहीं है, और सभी साथी जो एक नंबर और ऐड करना चाहते हैं कुल मेरिट में, वो जरूर यहां से याद करें, हर परीक्षा में ही आता है। तो इसका प्राकथन जो है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, उसका देश रत्न राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका प्राकथन लिखा है। पहली बात, इसके भाग कौन कौन से हैं और इसके विषय क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। संपादक कौन रहे हैं। प्रथम खंड जिसका नाम है हिंदी साहित्य की पीठिका, और यह कॉलेज लेक्चर में पूछा गया, कॉलेज लेक्चरर में यह पूछा गया। हिंदी साहित्य की पीठिका डॉक्टर राजबली पांडे। द्वितीय खंड जो है वो हिंदी भाषा का विकास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तृतीय खंड जो है हिंदी साहित्य का उदय और विकास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये याद करना है, हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। देखो धीरेन्द्र वर्मा जो है वस्तुतः भाषा विज्ञानी है, आप जानते हैं, तो हिंदी भाषा के विकास की बात कर रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो 3 किताबें हैं, उन पुस्तकों में एक पुस्तक आप लोग देखते हो हिंदी साहित्य का उदय और विकास, इसका नाम हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास भी है। उदय जो है उसकी जगह उद्भव आ जाए, हालांकि ये मेन चीज उदय था, शब्द का प्रयोग वहां पर यही हुआ है, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में ये जो है परिवर्तित होते होते शब्द थोड़े बहुत बदल जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा खंड हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है, और इसके संपादक जो हैं वो कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। चतुर्थ भाग भक्ति काल निर्गुण भक्ति का है, परशुराम चतुर्वेदी। और इसलिए जब आप देखते हैं, जब आप जायसी को पढ़ते हैं या कबीर को पढ़ते हैं, संत साहित्य को पढ़ते हैं, तो सबसे बड़ा प्रामाणिक कोई नाम आपके सामने आता है तो वो कौन है, परशुराम चतुर्वेदी है। पंचम भाग भक्ति काल है, जिसमें सगुण भक्ति पर को लेकर के बात है, और पंडित चंद्रवल्ली पांडे इसके संपादक हैं, संपादक उनके संपादन में आया। छठा भाग जो है श्रृंगाल काल रीतिबद्ध, रीतिबद्ध ये अलग था। देखिए रीति सिद्ध की जो है अलग से यहां पर नहीं था, लेकिन रीति काल में 2 चीजें लिखी, रीति काल को लेकर के 2 भाग आए हैं। छठा श्रृंगाल काल रीतिबद्ध डॉक्टर नगेंद्र, बड़ा प्रामाणिक है, आप सब साथी जानते हैं। और 7वां श्रृंगार काल रीति मुक्त, और ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने 3 भागों में बांटा था इसको, वही व्यक्ति है। और ये व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्होंने, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने इन 17 भागों में से जो 2 भागों का संपादन जो है इन्होंने किया है। पहला तो ये हो गया सप्तम भाग श्रृंगार काल रीति मुक्त, ये आपको ध्यान रखना है। अष्टम भाग जो है वो हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, श्री विश्व मोहन शर्मा, जिसे हम भारतेंदु काल कहते हैं। अब यहां पर एक बात आपसे यह भी पूछी जाती है कि काशी नागरिक प्रसारणी सभा, जब मैं भारतेंदु युग आपको पढ़ा रहा था, उस समय मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, भारतेंदु काल को नागरिक प्रसारणी सभा काशी किस नाम से लिखती है, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, और कोष्टक में भारतेंदु काल लिखा हुआ है, और इसका संपादन श्री विश्व मोहन शर्मा ने किया है। नवम भाग हिंदी साहित्य का परिष्कार है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, वही व्यक्ति जिन्होंने आलोचनात्मक इतिहास लिखा है, और हिंदी साहित्य का परिष्कार अर्थात द्विवेदी युग को नागरिक प्रसारणी सभा काशी क्या कहती है, हिंदी साहित्य का परिष्कार। यह बड़ा शब्द है परिष्कार, चाहे भाषा की दृष्टि से हो, चाहे भावों की दृष्टि से हो, चाहे काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से हो, चाहे वो हिंदी के उन्नयन की दृष्टि से हो, चाहे व्याकरण की दृष्टि से हो, हर एक दृष्टि से द्विवेदी काल जो है आधुनिक काल में एक तरह से परिष्करण का जो है कार्य कर रहा है। दशम भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, और इसमें नीचे यहां पर काव्य लिखा है, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल जो काव्य है अर्थात जो पद्य काव्य है। एकादश 11वां भाग
हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल है ये श्री जगदीश चंद्र माथुर, लेकिन यहां काव्य है और जगदीश चंद्र माथुर जो है वो नाटकों पे काम करते हैं। पूरे जितने भी हिंदी के जो नाटक खंड जो है, देखिए ये नागरिक प्रसारणी सभा जो काशी है वो हिंदी साहित्य को इस दृष्टि से देखती है, इन 17 खंडों में लेकर के वो चलती है। कैसे खंड है देखिएगा, पहला हिंदी साहित्य की पीठिका, वहां पर आदिकाल ऐसा नाम नहीं है, आदिकाल और इस प्रकार से विशेष रूप से भक्तिकाल जिसको हम बोलते हैं या सिद्ध साहित्य, ऐसा नहीं है। हिंदी साहित्य की पीठिका, फिर हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उदय और विकास, भक्तिकाल निर्गुण अलग है, सगुण अलग है, इस रूप से वो लेते हैं। श्रृंगार काल रीतिबद्ध अलग है और रीति मुक्त अलग है। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान विश्वमोहन शर्मा, भारतेंदु काल। नवम भाग हिंदी साहित्य का परिष्कार डॉक्टर रामकुमार वर्मा। 10वां भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, ये काव्य की दृष्टि से पंडित नंद दुलारे वाजपेयी। 11वां भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल श्री जगदीश चंद्र माथुर। 12वां भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, लेकिन इसमें देखो 4 उत्कर्ष है। पहला उत्कर्ष है काव्य का, याद रखने में कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। दूसरा है नाटक। तीसरा हिंदी साहित्य का उत्कर्ष किससे हुआ? उपन्यास, कथा और आख्यायिका से हुआ, और इसका संपादन किसने किया? डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने किया। त्रयोदश जो भाग है वो हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल ही है, लेकिन वो क्या है? समालोचना और निबंध है, और इसका संपादन किसने किया है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने किया है। चतुर्दश भाग जो है वो हिंदी साहित्य का अद्यतन काल, अद्यतन मानी आज का, डॉक्टर राम अवध द्विवेदी है इसके। पंचदश 15वां भाग जो है वो हिंदी में शास्त्र तथा विज्ञान, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। पहला तो रीति मुक्त का किया इन्होंने, 2 भागों का संपादन इन्होंने किया है, यह आपको ध्यान रखना है। षोडश भाग हिंदी साहित्य का लोक साहित्य, महामहोपाध्याय पंडित राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने सिद्धों पर बड़ा काम किया है, हिंदी का लोक साहित्य पर भी किया है। और सप्तदश 17वां जो भाग है वो है हिंदी का उन्नयन, ये डॉक्टर संपूर्णानंद। ये 16 भाग जो है ये तो प्रकाशित है, ये अभी मिलते भी हैं, लेकिन सप्तदश भाग को लेकर के अलग अलग आलोचक जो है, अभी के आलोचक जो है वो अलग चीजें मानते हैं कि ये सप्तदश भाग जो है हिंदी का उन्नयन ये आया नहीं है। चलिएगा, तो ये 17 भाग थे। आरंभ में मैंने जो 18 भाग किए उसको आप 17 भाग पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना। चलिएगा, सभा के संचालन में 1896 ईस्वी से, सभा के संचालन में 1896 ईस्वी से नागरी प्रचारिणी पत्रिका त्रैमासिक का प्रकाशन होता है। सभा के संचालन में 1896 ईस्वी में नागरी प्रसारणी पत्रिका त्रैमासिक का प्रकाशन होता है। यह सभा का मुख्य पत्र था। नागरी प्रसारणी पत्रिका, जो कि नागरी प्रसारणी काशी के अंतर्गत ही एक पत्रिका आई, और यह इसका मुख्य पत्र था। यह हिंदी की प्रसिद्ध शोध पत्रिका है। नागरी प्रसारणी पत्रिका और नागरी प्रसारणी काशी, ये चीज अलग अलग है, लेकिन वस्तुतः एक दूसरे से अंतर संबंध है। कई वर्षों तक हिंदी रिव्यू नामक अंग्रेजी मासिक पत्र भी यहां से प्रकाशित हुआ। एक विधि पत्रिका भी प्रकाशित होती थी, कानूनन, जिसको पारिभाषिक शब्दावली हम कह रहे हैं। और सरस्वती पत्रिका जो इलाहाबाद इंडियन प्रेस से जो आती है, उसका भी आरंभिक प्रकाशन जो है, मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू यहीं से हुआ था। रामस्वरूप चतुर्वेदी इस बारे में क्या कहते हैं, जिन्होंने ये भी इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जो आप जानते हैं, स्वरूप एवं संवेदना का विकास। इस सभा के विविध कार्यकलापों में से 3 आयोजन विशिष्ट महत्व और दूरगामी प्रभाव के सिद्ध हुए। रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है वो ये कह रहे हैं कि ये जितने भी कार्यकलाप जो थे उसमें से 3 कार्यक्रम जो है बड़े महत्वपूर्ण हुए। क्या? पहला तो हिंदी शब्द सागर कोश, द्वितीय इसकी प्रस्तावना रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रस्तावना रूप में हिंदी शब्द सागर में लिखा गया था, रामचंद्र शुक्ल का था, संक्षिप्त रूप में लिखा गया। और तृतीय हिंदी भाषा का व्याकरण। ये तीनों योजनाएं नागरिक प्रसारणी सभा की थी, जिसके पीछे श्याम सुंदर दास का प्रमुख हाथ कहा जा सकता है। श्याम सुंदर दास आरंभ में हमने बात की है, आरंभिक 3 लोगों में थे। अभी जाइएगा, कोश, इतिहास और व्याकरण लेखन ने हिंदी को उसके स्वरूप का अभिजान दिया। हिंदी शब्द सागर, इतिहास भूमिका में लिखा गया, और व्याकरण लेखन ने हिंदी को उसके स्वरूप को एक अभिजान दिया, एक नई पहचान दी, जिस प्रक्रिया में 3 अपने ढंग के विशिष्ट व्यक्तियों का उदय हुआ। कोशकार के रूप में कौन हुए? रामचंद्र वर्मा, मैंने अभी अभी आपको बताया। ये कोशकार, मानक हिंदी जो कोश है, इस पर आप देख रहे हो, ये संपादक जो है, यदि आपको दिख रहा है तो रामचंद्र वर्मा है। ये कोशकार के रूप में ये हुआ। इतिहासकार, जो कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में संक्षिप्त रूप से लिखा गया था,
आदरणीय रामचंद्र जी शुक्ल, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को आधार बनाकर के इतिहास लिखा था। और वैयाकरण जो है कामता प्रसाद गुरु, और मैं किशोरीदास वाजपेयी को भी यहां जोड़ लूंगा तो भी कोई वो बात नहीं है। ये कामता प्रसाद गुरु, ये उसी जो है, ये तीन बड़े महत्वपूर्ण काम हुए थे, कोश के रूप में, साहित्य के रूप में, व्याकरण के रूप में। और ये तीन विधाएं एक तरह से हिंदी की रीढ़ है, क्योंकि साहित्य का उदय भी हुआ, कोश का भी हुआ और व्याकरण भी लिखी गई। ये पहला प्रामाणिक व्याकरण कामता प्रसाद गुरु। इतने वृहद आयोजन के सूत्रधार के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास का व्यक्तित्व युग निर्माता के रूप में हमारे सामने आता है। देखिए, मैथिलीशरण गुप्त प्रेमचंद और निराला की रचनात्मकता के प्रेरक रूप में जैसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का ध्यान आता है। मैं अभी आपको बात कर रहा था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी भले इतने उत्कृष्ट कोटि के कलात्मक दृष्टि से जो है कवि, निबंध लेखक, आलोचक नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो दूसरे लोगों को जो परिमार्जन किया, उनको जो मांझने का काम किया, वो हिंदी साहित्य में एक अद्भुत कार्य था। तो जैसे मैथिलीशरण गुप्त, प्रेमचंद और निराला की रचनात्मकता के रूप में जैसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का ध्यान आता है, कुछ वैसे ही रामचंद्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा क्या है? कोशकार है। रामचंद्र शुक्ल क्या है? इतिहासकार है। कामता प्रसाद गुरु कौन है? वैयाकरण है। इनके वैदुष्यपूर्ण कार्यकलापों के पीछे बाबू श्याम सुंदर दास की जो योजना है वो हमें दिखाई देती है। तो मित्रों, ये यहां तक जो बात थी, आज हमने बात की है कि किस प्रकार से द्विवेदी युग की शुरुआत हुई। द्विवेदी युग में जो बहुत महत्वपूर्ण दो काम जो बड़े महत्वपूर्ण हुए, नागरी प्रचारणी सभा काशी और इसके तीन जो काम हैं, इसकी पूरी रूपरेखा, हिंदी के उन्नयन में, भाषाई उन्नयन में, साहित्यिक अवदान में नागरी प्रचारणी सभा काशी की क्या जो है क्या योगदान इसमें रहा है, इसके बारे में भली भांति आपने अध्ययन किया है। अगले व्याख्यान में पहले मैं बात करूंगा सरस्वती पत्रिका की, और उसके बाद में हम लोग आएंगे भारतेंदु द्विवेदी कालीन, जो क्योंकि अभी भारतेंदु पढ़ा है तो बार बार वही नाम आ रहा है। द्विवेदी युग की जो विशेषताएं हैं, वो कौन सी विशेषताएं हैं जो इस कालखंड को बाकी कालखंड से बिल्कुल एक नितांत अलग करती है। हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण कालखंड ये माना जाता है। इसके जो कवि हैं वो राष्ट्रीय धारा में एक नव जागरण का और उग्र राष्ट्रवाद के प्रतीक है। हर एक कवि ने, चाहे वो जो है धर्म की दृष्टि से लें, या संकुचित धर्म नहीं है, या पूरे आर्यावर्त की बात हो रही है, और इसकी क्या क्या विशेषताएं होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि द्विवेदी युग का एक ढांचा आपके सामने आज खड़ा हुआ है और इस पर हम एक भव्य इमारत का निर्माण करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।